तो केंद्र सरकार अपना पक्ष सर्वोच्च अदालत में रखेगी। आपको यहां पर ये बताएं कि हरियाणा सरकार नहर का निर्माण पूरा कर पंजाब से अपने हिस्से का पानी लेने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। हरियाणा सरकार का ये कहना है कि पंजाब ने बातचीत की पहल पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर निर्माण को लेकर हरियाणा के हक में डिक्री कर रखी है। अब इसे लागू कराने की बात है। पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा था कि उनके पास हरियाणा को देने के लिए फालतू पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा ने ये बात कही कि यह फालतू या फिर कम नहीं बल्कि अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं। तो देखिए, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब से लेकर अभी तक एक बड़ी समस्या, विवाद का जो प्रमुख कारण वो एसवाईएल को लेकर, लेकिन उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ये बात की गई कि बैठक के जरिए सर्वसम्मति से आगे का रास्ता तय हो। लेकिन देखिए, हरियाणा तो इसके लिए तैयार है और केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन पंजाब सरकार बातचीत की तरफ कोई कदम ही नहीं बढ़ा रही है। ये एसवाईएल मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सतलज यमुना लिंक, और इसको लेकर आज क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है सर्वोच्च अदालत से, वो देखना अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और आइए अब आपको ये दिखा देते हैं कि आखिरकार ये एसवाईएल का पूरा विवाद क्या है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एसवाईएल विवाद 1966 में पंजाब का बंटवारा हुआ था। 1966 से दोनों राज्यों के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद ये चलता आ रहा है। 1976 में केंद्र ने हरियाणा को पानी देने की अधिसूचना भी जारी कर दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये समझिए। हरियाणा को 7.2 में से 3.5 MAF पानी मिलना था, लेकिन उसके बाद पंजाब से पानी लाने के लिए एसवाईएल नहर की योजना बनाई गई, यानी कि सतलज यमुना लिंक। 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच एक समझौता भी हुआ 1981 में। उसके बाद 8 अप्रैल 1982 को पटियाला से एसवाईएल की खुदाई की शुरुआत भी हुई है। इसके बाद अब सुनिए कि सतलज यमुना लिंक नहर की लंबाई जो है वो 214 किलोमीटर की बात जो है वो की गई। विवाद की वजह से 1996 में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, यानी कि सर्वोच्च अदालत में पहुंचा। एससी ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 और 2004 में सभी समझौते को 12 जुलाई 2004 को पंजाब में रद्द कर दिया गया। कई सालों तक बातचीत, विवाद और सुनवाई चलती रही। 15 मार्च 2016 को पंजाब ने किसानों को जमीन वापस कर दी। पंजाब ने नहर के लिए किसानों से दरअसल 5000 एकड़ जमीन ली थी, लेकिन उन जमीनों को वापस कर दिया गया किसानों को। पंजाब में एसवाईएल को पाटने का काम शुरू हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर ये बताएं कि पंजाब ने हरियाणा को 191 करोड़ रुपए का चेक वापस कर दिया। उसके बाद हरियाणा ने एससी में तत्काल रिसीवर नियुक्त करने की अपील की और उसके बाद एससी में 5 जजों की बेंच ने यथास्थिति बहाल करने का फैसला दिया। फिर आपको बताएं कि पंजाब ने एसवाईएल ना बनाने देने का प्रस्ताव विधानसभा में पास कर लिया। ये पंजाब की हम बात कर रहे हैं। ये प्रस्ताव भी विधानसभा में पास करा दिया गया और अब इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है सर्वोच्च अदालत में आज। तो ये विवाद जो कि सालों पुराना है और अब उस विवाद में आखिरकार क्या होगा इसका इंतजार हर एक इंसान कर रहा है। खासतौर पर हरियाणा वासी इसको लेकर इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब के बीच एसवाईएल विवाद कब से चल रहा है, आपको ये जानना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। 1966 में हरियाणा पंजाब के बंटवारे के साथ ये विवाद जो है वो शुरू हुआ। 54 साल पुराना ये विवाद। 1976 में एसवाईएल के तौर पर जल बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि 1982 में इंदिरा गांधी ने एसवाईएल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। 82 के बाद से जल बंटवारे को लेकर लंबा विवाद चला आया। उसके बाद आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि हिंसक घटनाओं की वजह से 1990 में पंजाब ने नहर का काम रोक दिया। देखिए, उस वक्त स्टार्टिंग के टाइम में कुछ कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिशें धरी की धरी रह गई। एसवाईएल का 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन बाकी जो निर्माण कार्य है वो अभी तक नहीं हुआ। एसवाईएल पर पंजाब के हिस्से का काम बचा हुआ है। हरियाणा के हिस्से का काम हो चुका है, लेकिन पंजाब के हिस्से का काम बचा हुआ है, नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर यह बताएं कि एसवाईएल का मुद्दा सतलज यमुना लिंक, ये विवाद जो है वो 54 साल पुराना है, जल बंटवारा, और ये एक सबसे बड़ी समस्या। और इसके बारे में हम आपको विस्तार रूप से ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कितना पुराना ये विवाद है और आखिरकार अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि सर्वोच्च अदालत की ओर से बात कही गई कि दोनों राज्य मिल बैठ के बातचीत करें, कोई
बीच का रास्ता निकाला जाए और इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार कोशिशें की गई। हरियाणा की ओर से ये बात स्पष्ट है कि इस पर हमारा हक है, हम अपना पानी लेकर रहेंगे, लेकिन पंजाब की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं की गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और पंजाब की ओर से ये दलील है, ये तर्क दिए जा रहे कि ये फालतू पानी हम हरियाणा को नहीं देंगे। और देखिए इसी वजह से जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर ये बताएं कि अवैध रजिस्ट्री को लेकर सरकार की बड़ी सख्ती, 3 साल पुरानी रजिस्ट्रीज की जांच होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मनोहर सरकार ने जांच के आदेश दिए। अप्रैल 2017 से दिसंबर 2019 तक की जांच होगी। सभी डीसी को आदेश दे दिए गए हैं। 31 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये एक बड़ी जानकारी कि अवैध रजिस्ट्री पर सबसे बड़ी सख्ती, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि अप्रैल 2017 से लेकर दिसंबर 2019 तक जितनी भी रजिस्ट्रीज हुई उसकी जांच होगी। और अगर कोई अनियमितता की बात निकलकर सामने आती है तो गाज जरूर गिरेगी। अवैध रजिस्ट्री को लेकर सरकार की ओर से ये बड़ी सख्ती, क्योंकि ये मामला जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। 3 साल पुरानी रजिस्ट्रीज की अब जांच की बात कही गई है। मनोहर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और अब ये बड़ी बात कि अप्रैल 2017 से दिसंबर 2019 के बीच इन पीरियड में, इस दरमियान जो भी रजिस्ट्रीज हुई उसके हर एक डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जाएगा, हर एक बात की जानकारी हासिल की जाएगी, जांच होगी और अगर कोई ऐसी बात निकलकर सामने आती है तो सख्त कार्रवाई होगी। अवैध रजिस्ट्री पर यह सबसे बड़ी सख्ती। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए आज ई अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि भूमि के डीड का पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भूमि के पंजीकरण के लिए ई अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है। आपको ये बताएं कि फैसला 10 अगस्त को सीएम मनोहर लाल ने अलग अलग विभागों के साथ हुई बैठक में लिया। दरअसल कई जगह से अवैध रजिस्ट्री की खबर सरकार तक पहुंची थी। इसके बाद सख्ती दिखाते हुए सरकार ने रजिस्ट्री के काम पर रोक लगा दी और अब सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के बाद दोबारा से इसे शुरू किया गया है। सीएम मनोहर लाल ये कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर धांधलीबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको यहां पर ये बताएं कि सरकार की ओर से कई अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो रजिस्ट्री को लेकर नया सिस्टम क्या है, इसके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझा देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर रजिस्ट्री वही तकनीक नई, ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों की रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये इसकी अभी शुरुआत हुई है। नए सॉफ्टवेयर के तहत जमीनों की अब रजिस्ट्री होगी। पारदर्शी व्यवस्था को यहाँ पर लाया गया है। ऑनलाइन जमीनों की रजिस्ट्री की जाएगी। इसमें तमाम तरह की व्यवस्था। अगर डॉक्यूमेंट में कमी है तो रजिस्ट्री नहीं होगी। अगर कोई कागजात आपके पास नहीं है तो रजिस्ट्री नहीं होगी। शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्री के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था है। कुछ दिनों के बाद शहरी क्षेत्रों की भी रजिस्ट्री जो है वो शुरू होगी। अनियमितता मिलने पर रजिस्ट्री बंद की गई, उसके बाद सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया। लेकिन आपको ये बताएं कि जो अनियमितता की खबर निकलकर सामने आई उसके बाद कई कार्रवाई जो है वो भी की गई। सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के बाद गड़बड़ी की आशंका कम हो जाती है और इसको शून्य करने पर ही सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की थी ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों की रजिस्ट्री शुरू करने का, जिसके बाद फैसला लिया गया, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया और अब इसी नए सॉफ्टवेयर के तहत अब जो रजिस्ट्री है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। और इस बीच एक बड़ी जानकारी भिवानी से मिल रही है। आपको ये बताएं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी जानकारी आपको दे, जहां पर सदर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बताएं यहां पर कि कैनरा बैंक लूट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। रेवाड़ी खेड़ा गांव में बैंक को लूटा गया था और इसके बाद से पुलिस अलर्ट थी। सै गांव का रहने वाला है आरोपी दिनेश पर 2 हत्याओं समेत लूट के कई आरोप, यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति का वो शख्स बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। रवि मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस को मिली है, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताइए और अभी तक ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ इस पूरे मामले में। बिल्कुल प्रिया, बात करें अगर भिवानी पुलिस कप्तान संगीता कारिया ने 4 दिन पहले संकेत दिए थे कि बड़ी वारदातों का खुलासा होने वाला है और इसी कड़ी में जो है आज केनरा बैंक के जो मुख्य आरोपी थे, केनरा बैंक लूट जो हुई थी भिवानी जिले के गांव रेवाड़ी खेड़ा में, वहां पर जो है
जो मुख्य आरोपी था, हालांकि जो दूसरे आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी जिसकी उम्र महज 21 साल है, 1 साल से भी कम उम्र में, जिसने 2 हत्याएं 9 बार लूट की वारदातों को अंजाम दिया है और जिस तरह से लगातार कड़ी दर कड़ी। एक अहम चीज और याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले 17-18 मई की रात को इसी साल जो है उकलाना रेलवे स्टेशन पर जब वो शराब पी रहा था, तो पूछताछ करने पर रेलवे पुलिस के एसआई मनीष शर्मा को उसने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। और इसके अलावा अगर बात करें 2 माह पूर्व 23 जून को जींद के गतौली गांव में सुमित नामक एक शख्स था, उसकी भी गोली मारकर इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि वो उसके दोस्त के शराब के ठेकों में अड़चन बन रहा था। तो 2 हत्याएं और इसके अलावा 9 लूट की बड़ी वारदातें। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 3 सितंबर 2019 को पहली बार इसने दिल्ली के नजफगढ़ में एक मकान से बंदूक की नोक पर 1 करोड़ रुपए के जेवर और नकदी लूटी थी। और इस साल की अगर बात की जाए शुरुआत में 21 फरवरी 2020 को सोनीपत में एक मोटरसाइकिल सवार से 40,000 रुपए छीने थे। नरवाना के पास मोटरसाइकिल सवार से 35,000 रुपए छीने थे। और भिवानी की अगर बात करें 13 जुलाई को चांग पेट्रोल पंप पर बंदूक की नोक पर 1,08,000 रुपए लूटे थे। और 20 जुलाई को विगत माह की अगर मैं बात करूं, कैरू गांव में पेट्रोल पंप से करीबन 1 लाख रुपए लूटे थे। तो इस तरह से 9 बड़ी वारदातों को इसने अंजाम दिया था, 2 हत्या की वारदात दिया था और अब आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है करनाल से, जरा इससे आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको दे, क्योंकि कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है, लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि एक बार फिर से मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। 55 साल की महिला ने दम तोड़ दिया कोविड-19 की वजह से। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था और अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि उनकी जान चली गई। रात के वक्त महिला की मौत हुई। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। करनाल में कोरोना से 15वीं मौत हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे, लगातार स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। और करनाल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी हालात जो हैं वो चिंताजनक, क्योंकि संक्रमितों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ मृतकों का आंकड़ा भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ और इसने बहुत ज़्यादा चिंताओं को पैदा कर दिया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको यहाँ पर ये बताएं कि करनाल के कोल डांड गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। ये एक बड़ी खबर। हादसे में 2 लोगों ने जान गंवा दी है। 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बाइक पर दोनों थे। मैक्स कैब ने दरअसल ये टक्कर मारी और इस वजह से दोनों की हालत गंभीर। एक की मौके पर मौत की खबर मिल रही है, जबकि जो दूसरा है उसकी अस्पताल में मौत हो गई। टक्कर मारकर मैक्स कैब ड्राइवर फरार हो गया। ये आपको बड़ी जानकारी दे। गंभीर रूप से चोटिल दोनों हुए और आखिरकार दोनों की मौत हो गई। करनाल से बड़ी खबर, जहां पर कोल डांड गांव में ये दर्दनाक हादसे में 2 लोगों ने जान गंवा दी। बाइक पर दोनों सवार थे और अचानक मैक्स कैब ने वहां पर टक्कर मार दी, जिसके वजह से दर्दनाक घटना घटी। इसमें एक व्यक्ति की वहीं पर जान चली गई, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनकी जान चली गई। और इस बीच सोनीपत से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये आपको बता देते हैं। ये बड़ी जानकारी सोनीपत से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कार में डेड बॉडी मिली और इसके बाद सनसनी फैल गई। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। जली हुई कार में शख्स की डेड बॉडी मिली है। सोनीपत से ये बड़ी जानकारी। शव भी पूरी तरीके से जल चुका है। कार की पिछली सीट पर मिला जला हुआ शव और इसके बाद हड़कंप वहां पर मच गया। कार मालिक की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। आखिरकार ये शव वहां पर कैसे पहुंचा, इसको लेकर भी पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन आसपास के लोग काफी डरे हुए हैं। सनी मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सनी, इस पूरे मामले में और क्या कुछ बड़ी बातें अभी तक निकलकर सामने आई है? ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ? जी प्रिया, जब इस कार में आग लगी थी तो जो आसपास के जो ग्रामीण हैं, गांव खांडा के रहने वाले, वो मौके पर पहुंचे थे और आग पर काबू पाया था। चलती कार में आग लगी थी। हालांकि इस कार से डेड बॉडी भी बरामद हुई है, जिसकी एक शख्स की जो पिछली सीट पर बैठा था। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया ये जो डेड बॉडी है वो किसकी है। हालांकि अभी तक कार के जो चैसिस नंबर है और इंजन नंबर से कार के नंबर का पता लगाया जा रहा है, ताकि इसके जो मालिक की जल्द से जल्द पहचान हो सके। जो डेड बॉडी जली हुई मिली थी उसको रोहतक पीजीआई लेके जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। जी प्रिया। सनी, वरीय अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं?
जी, अभी जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, उनका साफ तौर पर कहना है जब तक कार के नंबर का हमें पता नहीं लग पाएगा तब तक इस डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाएगी। उसके अलावा हम लगातार जो हुंडई कंपनी है उसके संपर्क साध रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कार के नंबर का है वो पता लगाए जाते हैं। जी प्रिया। सनी, क्या इस दौरान कोई चश्मदीद वहां पर मौजूद था जो कि इस बात को क्लियर कर सके कि आखिरकार आग कैसे लगी? क्या गाड़ी में अचानक आग लगी या फिर कोई वहां पर था मौजूद कोई शख्स जिसने आग लगाई हो? जी भैया, अभी तक कोई भी चश्मदीद इस चलती कार का सामने नहीं आया है, जिसके कारण ज्यादा देरी पुलिस को भी हो रही है। उसके अलावा ये बताया जा रहा है भैया कि ये हादसा भी हो सकता है और हत्या भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कार की पिछली सीट पर शव मिला है तो कहीं ना कहीं ये हत्या की आशंका है, क्योंकि पिछली सीट पर कोई शख्स कैसे कार चलाएगा और कैसे वहां पर आग लगी। तो हर पहलू पर आप पुलिस जांच करिए। जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि यही एक गंभीर सवाल है कि वहां पर एक शख्स जिसकी हत्या होती है वो पीछे की सीट पर है, आगे ड्राइविंग सीट पर नहीं है, और इसी वजह से इस बात को और भी ज्यादा बल मिल जाता है सनी कि हत्या का मामला हो सकता है और जानबूझकर किसी ने कार में आग लगाई हो। जी प्रिया, बिल्कुल, क्योंकि जब हम पिछली सीट पर शव मिलना तो कहीं ना कहीं हत्या की जो पुरजोर आशंका है वो लग रही है, मीडिया को भी लग रही है, पुलिस को भी लग रही है, और लगातार पुलिस अब हर पहलू पर जांच करी है और जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करी है कि कार किस मालिक की है और कहाँ का रहने वाला है और इस कार में कौन सवार था। और जब कार का नंबर आ जाएगा पुलिस के पास तो जो तथ्य हैं वो जल्द धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। जी प्रिया, चलिए, देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सनी आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। अवैध रजिस्ट्री पर मनोहर सरकार की सबसे बड़ी सख्ती, 3 साल पुरानी रजिस्ट्रीज की भी होगी जांच, सभी उपायुक्तों को निर्देश, 31 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट। अपग्रेड सॉफ्टवेयर के साथ आज से ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों की रजिस्ट्री शुरू, कुछ दिन बाद शहरी क्षेत्रों में भी शुरू होगा काम, डॉक्यूमेंट में कमी मिलने पर नहीं हो पाएगी रजिस्ट्री। करनाल में शहीद मदन लाल धिंगरा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री, मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक का भी करेंगे उद्घाटन, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के लिए शाम को पहुंचेंगे दिल्ली। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 58,000 से ज्यादा मरीज, 960 की हुई मौत, 26.5 लाख संक्रमित मरीजों में से 19 लाख से ज्यादा हो चुके हैं रिकवर। हरियाणा में 24 घंटे में सामने आए 743 नए मामले, 10 ने गंवाई जान, 47,000 के ज्यादा मिल चुके हैं संक्रमित के, 86% है रिकवरी रेट। और आइए अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 से बड़ी खबरें मेरे सहयोगी सोनल के साथ। भारत और नेपाल के बीच अहम बैठक होने जा रही है। वैसे तो इस बैठक का फ्रेमवर्क पहले से तय है। इसके बीच भारत नेपाल के बीच विवाद से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मौजूदा माहौल में इसकी अहमियत बढ़ गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर मचाया कहर, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 2,18,17,000 के पार। अब तक 7,72,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अकेले अमेरिका में अब तक सामने आए कोरोना के 55,66,632 केस। अब तक 1,73,128 मरीजों की गई जान। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 960 लोगों की कोरोना से हुई मौत, 58,108 नए केस सामने आए। देश में कोरोना से अब तक 51,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, अब भी 6,77,689 केस एक्टिव। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मचाया कहर, एक दिन में सामने आए 11,111 नए केस, 288 मरीजों की मौत, अब तक सामने आए करीब 6 लाख केस।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। एक दिन में मिले 4,357 केस, 56 लोगों की मौत। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या हुई 1,54,418। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। पिछले 24 घंटे में सामने आए 652 नए केस, 8 मरीजों की मौत। दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या हुई 1,52,580। हरियाणा में 24 घंटे में सामने आए 743 नए केस, 10 की हुई मौत। 47,000 के से ज्यादा संक्रमित केस मिल चुके हैं, 84% रिकवरी रेट। चंडीगढ़ में कोरोना की बढ़ रही है रफ्तार। एक दिन में सामने आए 93 नए केस, 1 मरीज की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 2,102। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती पूर्व क्रिकेटर और यूपी के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। तबियत बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चेतन चौहान के निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शोक जताया। लिखा कि उनके आकस्मिक निधन के समाचार से मन दुखी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पूर्व सीएम हुड्डा ने भी ट्वीट कर शोक जताया। लिखा कि उनके निधन की खबर दुखद है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। अवैध रजिस्ट्री को लेकर सरकार की बड़ी सख्ती। 3 साल पुरानी रजिस्ट्री की जांच होगी। मनोहर सरकार ने हर जिले के उपायुक्त को इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। 31 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी गई। अपग्रेड सॉफ्टवेयर के साथ आज से दोबारा शुरू हुआ प्रदेश में रजिस्ट्री का काम। सभी ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों की होगी रजिस्ट्री। कुछ दिन बाद शहरी जमीनों के लिए भी काम शुरू होगा। एसवाईएल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पंजाब और हरियाणा के बीच नहर को लेकर जारी विवाद को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दौरा आज शहीद मदन लाल धिंगरा की प्रतिमा का करनाल में अनावरण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोपहर करीब 3 बजे कल्पना चावला अस्पताल पहुंचेंगे। सीएम अस्पताल में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री समेत और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। फेसबुक हेट स्पीच के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी के नेता गलत जानकारी, नफरत फैलाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया बीजेपी ने फेसबुक के अधिकारियों से सांठगांठ की है ताकि सोशल मीडिया पर नियंत्रण बनाए। गोहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव को कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। करणी सेना के अध्यक्ष सूरज पालमू पर दिल्ली में दर्ज हुई एफआईआर। तिलकनगर पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने, एपिडेमिक एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। सुशांत केस को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पिछले कई दिनों से लोगों से सवाल जवाब किया जा रहा है। ईडी ने पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी को आज बुलाया है। देश में पेट्रोल के दाम में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की गई। सोमवार को पेट्रोल के दाम में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में कोई बढ़त नहीं। पहाड़ों पर हो रही बारिश के सोमनदी उफान पर है। सोमनदी में 20,000 क्यूसेक पानी आने से यमुनानगर के छछरौली और बिलासपुर के गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। कुटाघाट डैम के पास बहाव में फंसा था युवक, जिसे एयरफोर्स ने बचा लिया। युवक नदी में नहाने के लिए गया था और तेज बहाव में फंस गया। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत है इस दुनिया में, परंतु गीता जी का भाव अनोखा है। सुंदर। तो उसी भाव की चर्चा आज हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। परफेक्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता। तो उस नाते से आप देखेंगे कि आज जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं,
भगवद गीता में हर समस्या का समाधान है। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। रागणी गाऱ्यासे, यो नाच नचाऱ्यासे, सीरियल ल्याऱ्यासे, यो फिल्म दिखाऱ्यासे, उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल। एंडी, अपना कल्चर, अपना चैनल। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield